हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, उस बारे में। डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है दुनिया में, बहुत हाई परसेंटेज लोगों को होती है। अलग-अलग पॉपुलेशन में 10 से 20-30% तक इसका प्रेवलेंस होता है। बहुत सारे लोग इसमें मेडिसिन्स खाते हैं, पर सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए, क्योंकि मेडिसिन्स के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिनसे हम इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जिनका हम ध्यान रखेंगे तो मेडिसिन से हमें प्रॉब्लम्स कम होगी। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, उन रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सपोर्ट हमारे लिए चैनल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है उसको उस टाइम के हिसाब से, उस चीज़ों के हिसाब से ही फॉलो करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को या इस पॉइंट को मैं सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं कि लोग मेडिसिन को या तो ठीक टाइम पे नहीं लेते, ठीक तरह से नहीं लेते, अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, जो चीज़ें डॉक्टर ने लिखी है वो फॉलो नहीं कर पाते, या कई बार क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग लोगों से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे होते हो। कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग डॉक्टर के लिए, हार्ट के लिए अलग डॉक्टर, शुगर के लिए अलग डॉक्टर, बीपी के लिए अलग डॉक्टर, कई बार मल्टीपल लोगों को आप दिखाते रहते हो। खैर, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादातर आप फिजिशियंस को ही दिखाते हो, लेकिन किडनी के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम या पेट के प्रॉब्लम कई बार अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हैं आप रहते हैं, जिनके सुपर स्पेशलिटीज अवेलेबल है। तो इनके सब चक्करों में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होते हैं। आप ब्लाइंडली तो डॉक्टर से पूछ लेते हो कि सर इसमें जो पेट वाले डॉक्टर ने लिखा है, या जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने लिखा है, या जो ब्रेन वाले डॉक्टर ने लिखा है, वो दवाएं मैं ले लूँ क्या? तो डॉक्टर आपको बोल देते हैं हाँ ले लो, वो दवा बंद नहीं करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन दवाओं में कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस रहते हैं जिनका सिमिलर साइड इफेक्ट्स होता है या आपस में इंट्रैक्शन होता है। मान लीजिए डायबिटीज़ की मेडिसिन है, मान लीजिए बीपी की मेडिसिन है, नींद की मेडिसिन है, ये कई बार ओवरलैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये सारे मेडिसिन को एक साथ आप खाते हो तो दवाओं में इंट्रैक्शन चालू हो जाता है या दवाएं ओवरडोज हो जाती है। हर डॉक्टर ने अपने पर्चे पर जो लिखा होता है वो एक कॉमन या स्टैंडर्ड डोज होता है, लेकिन जब कई पर्चियों की दवाइयाँ एक साथ मिल जाती हैं और बॉडी में एक साथ जाती हैं तो आपस में इंट्रैक्शन चालू होता है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर दवा का ज़्यादा असर हो सकता है। दवाओं से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स इस वजह से काफ़ी होते हैं। तो सबसे कॉमन या इंपॉर्टेंट टिप है कि मल्टीपल डॉक्टर्स ने जो आपको लिखा है, एक तो वो पर्चों को सबको एक कॉमन एक्सेल शीट बना लीजिए या एक टाइप आप पैटर्न बना लीजिए, उसके हिसाब से उसमें चार्ट कर लीजिए कि ये 25 दवाएं मेरे को पेशेंट को चल रही है, जिसमें कॉलम वाइज आपने डिवाइड कर लिया कि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की, ये कार्डियोलॉजिस्ट की, न्यूरोलॉजिस्ट की। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी आप दवाइयाँ दे रहे हो तो डबल ट्रिपल नहीं होगा, एक चीज़। और दूसरा, आप जब भी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आप साइड में वो एक सारी पर्चियाँ एक ही प्रेस्क्रिप्शन में होंगी, तो दिखाना और डिस्कस करना ज़्यादा ईजी रहता है। डॉक्टर की तरफ से कह रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम का शॉर्टेज होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और बहुत सारे पर्चे लेके एक पेशेंट आता है, पूरी इतनी बड़ी फाइल लेके आ जाता है पेशेंट की, ये पेट का चल रहा है, ये सर का चल रहा है, इसका चल रहा है, उसका चल रहा है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप वो सारे प्रिस्क्रिप्शंस को बैठ के मैच कर सको कि इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। और कई बार एक एक पेशेंट 5-5, 6-6 डॉक्टर्स की दवाइयाँ ले रहा होता है, तो इसलिए बेटर होगा कि सारी मेडिसिन को एक जगह पे आप लिख लीजिए। तो उससे कम, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो उसको अलग अलग पर्चे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और इसका कारण है कि कई बार इतने पर्चे होते हैं कि पेशेंट को कई बार पता ही नहीं होता कि लेटेस्ट पर्चा कौन सा है, किस डॉक्टर को कब दिखाया था। क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि किसी डॉक्टर को 6 महीने पहले दिखाया था, उसका एक पेपर खो गया, आपने फार्मेसी को या किसी को लाने के लिए दवा को भेजा, उसका पेपर खो गया, उसका पेपर मिसप्लेस हो गया। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस डॉक्टर का कौन सा पर्चा चल रहा है अभी, और किसने लास्ट टाइम कौन सी दवा लिखी थी और अभी कोई साइड इफेक्ट के लिए कौन सी दवा चेंज करी थी। तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सब दवाइयों को एक जगह लिख लेने से या एक जगह उसको चार्टिंग कर लेने से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको भी प्रॉपर्ली फॉलो करिए। कई बार उनको भी कम ज़्यादा फॉलो करने से या उसको ध्यान नहीं देने से कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती है। कोई दवाई खाने के पहले होती है, कोई दवाई खाने के बाद होती है, कोई दवा कोई स्पेसिफिक चीज़ के साथ लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करिए। कई बार क्या होता है कि आप शुगर की दवाइयाँ तो ले रहे होते हो, लेकिन दवाई आप मॉनिटर करते हो शुगर को 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार। तो खाली पेट और भरा पेट के बाद दवाइयाँ कितना असर कर रही है, कितनी दवाई आपकी बॉडी में जा रही है, इसका आपको कुछ भी अंदाज नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो जब कभी भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर बेस पे चेक करिए, क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये शुगर फ्लक्चुएशंस की वजह से आती है। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिन में 5 बार चेक करिए, पर एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार चेक करिए, तो एक अंदाज आपको रहेगा कि आपका शुगर वैल्यूज़ ठीक चल रही है कि नहीं। और उस समय ऐसा नहीं कि कोई रैंडम वैल्यूज़ चेक कर लिया, क्योंकि रैंडम वैल्यूज़ में क्या होता है कि उससे पहले आपने क्या खाना खाया और दवा कितने घंटे पहले ली, उसका आपके पास कोई खास हिसाब नहीं रहता। मान लीजिए किसी ने दिन आपने 12 बजे चेक किया, किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 7 बजे, तो उससे कितने घंटे पहले आपने दवा ली थी और कितने घंटे पहले आपने शुगर को खाना कुछ खाया था, और वो खाने में क्या खाया था, खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना था, उसमें शुगर वैल्यूज़ किस कर्व के साथ बढ़ा और घटा, वो सारी चीज़ों का कोई हिसाब नहीं रह पाता। इसलिए घर पर भी आप जब चेक करें तो फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल उसी हिसाब से अगर चेक करें तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेगी। और एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार अगर आप कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो करना चाहिए। वेस्टर्न गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि दिन में 3-4 बार करना चाहिए, पर उतना आप कर नहीं भी पाओ, उतना करने में कई बार लोगों को कॉस्ट भी आता है और उतना में साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, बार बार प्रिक करना पड़ता है। तो उसके बदले आप एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार चेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि आपके खाने के टाइमिंग को प्रॉपरली मेंटेन करिए। सबसे ज़्यादा शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का रिस्क इसलिए होता है कि लोग कई बार कुछ खाते हैं, कई बार कुछ नहीं खाते, कई बार पूरा फुल डाइट खा लेते हैं और कई बार अगले दिन उपवास कर लेते हैं। तो अगर आप शुगर के डाइट्स वाले पेशेंट में अगर डाइट्स को इतना ज़्यादा वेरी करेंगे तो दवाओं को असर करने के हिसाब से प्रॉपर एक्शन उनका हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर दवा का क्या है, एक पीक लेवल और एक ट्रफ लेवल होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ लेवल होता है। एक खाने के एक पर्टिकुलर टाइम में दवा ज़्यादा असर करती है, उसके बाद दवा कम असर करती है। तो मान लीजिए अगर आपने दवा अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे खाया, या अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह का खाना खाया, और वो खाना किसी दिन ज़्यादा शुगर वाला था, किसी दिन कम शुगर वाला था, किसी दिन खाना ही नहीं खाया, तो आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बार बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, और दवा कई बार बहुत ज़्यादा असर कर जाएगी, कई बार बहुत कम असर कर जाएगी। जब दवा पीक वैल्यू पे है उस समय अगर आपने खाना नहीं खाया है तो शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब ट्रफ लेवल पे उस समय अगर आपने ज़्यादा खाना खाया और ज़्यादा शुगर वाला खाना खाया तो शुगर बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाएगा। उस समय अगर आपने चेक कर लिया तो आपको लगेगा कि शुगर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जिस टाइम पे आपने दवा लेके तुरंत में चेक किया तो लगेगा शुगर बहुत कम चल रहा है। तो आपकी वैल्यूज़ बहुत बार गलत हो सकती है। तो क्या खाना खा रहे हो उसका एक प्रॉपर बैलेंस आप मेंटेन करिए, और एक बैलेंस डाइट हर बार लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन और इंटरवल के बाद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है कि आपके सिम्टम्स का प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उनका एक प्रॉपर हिसाब रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शुगर लेवल सडनली कम होता है, या आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी आते हैं, उसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और फिर जब पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है उसके बाद रिलेटिव्स डॉक्टर के पास लेके भागते हैं पेशेंट को। तो आपने अगर सिम्टम्स का अर्ली स्टेज पे अगर ध्यान रख लिया और उनको अर्ली ट्रैक कर लिया तो शुगर की प्रॉब्लम्स या सीरियस प्रॉब्लम्स होने से पहले आप पकड़ लोगे प्रॉब्लम को, और उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए किसी को पेशाब में जलन हो रहा है, जैसे SGLT2 इनहिबिटर से यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो डॉक्टर पास चले जाओगे। जब वो पूरा पस बन जाएगा और किडनी तक पहुंच जाएगा उसके बाद आप पहुंचोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए किसी दवा से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, किसी दवा से मान लीजिए आपको वजन कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप डॉक्टर के पास तब जाओगे जब आपका वजन 20 किलो बढ़ जाएगा या 20 किलो कम हो जाएगा, तो फिर वापस से उस लेवल पे आना बड़ा मुश्किल है। तो अर्ली स्टेजेस में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, सिम्टम्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे हो, तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जा पाओगे, दवाइयों को चेंज एडजस्ट करवा पाओगे। नेक्स्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने का कोशिश कीजिए। जितना हेल्दी आपका लाइफस्टाइल रहेगा, डेली वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज आप करोगे, हेल्दी डाइट करोगे, मेंटल स्ट्रेस वगैरह कम लोगे, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह कम करोगे, उतना ड्रग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हो तो बॉडी का हाइड्रेशन को रखना मेंटेन ज़रूरी है, खासकर अगर आप डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से कई बार बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है, जो कि एक डेंजरस साइड इफेक्ट है। तो आपके जब भी आप ये दवाइयाँ ज़्यादातर ले रहे हो, इवन कोई भी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हो, इवन SGLT2 इनहिबिटर्स भी अगर आप ले रहे हो और अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो आपको पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन से बढ़ जाते हैं। जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस डिहाइड्रेशन से बढ़ जाता है, किडनी पर असर होने का चांस डिहाइड्रेशन से बढ़ जाता है, BP फ्लक्चुएशन होने का चांस डिहाइड्रेशन से बढ़ जाता है। तो ये सारे दवाओं को अगर आप इंट्रैक्शन का ध्यान में रख के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पानी अगर साथ में ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि दवाइयों के आपस में जो इंट्रैक्शन है, आपस में जो उनके इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे तरह के पर्चे होते हैं जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग दवाइयाँ होती है, तो आप अगर दवाइयों में आपस में क्या इंट्रैक्शन है या क्या रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में अगर आपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं किया या उसको आपने प्लान आउट नहीं किया तो दिक्कत होने का चांस बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है कि हमेशा अपनी मेडिसिन को जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से लीजिए। उसके हिसाब से कभी भी दवाई को बंद कर दिया, कभी डबल डोज ले लिया, कभी ट्रिपल डोज ले लिया, कभी आधा डोज ले लिया, उसके हिसाब से सेल्फ मेडिकेट या सेल्फ डोज को एडजस्टमेंट मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस, साइड इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रॉपर्ली एजुकेट करिए। अगर आप प्रॉपर्ली एजुकेटेड है अपनी मेडिसिन के बारे में और मेडिसिन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। अगर आप प्रॉपर्ली, आपको दवा के बारे में कुछ नहीं पता है, बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, उसके डाइट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इस मामले में हमारा चैनल एक तरह से आपके लिए बून है कि हम आपको हर बीमारी से रिलेटेड, जो कॉमन बीमारी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको हो तो आप अपनी बीमारी को बेटर मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कोई भी अगर साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। कई बार लोग बिना डिस्कस किए अपनी सब दवाइयों को बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम होती है तब डॉक्टर पास आते हैं। कई सालों के बाद जब हार्ट फेल हो जाता है या किडनी फेल हो जाती है तब डॉक्टर पास जाते हैं। तो अपने हिसाब से दवाइयों के डोज को एडजस्ट मत कीजिए, अपने हिसाब से दवाओं को बंद चालू मत करिए। जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, फिर प्लान आउट करिए। नेक्स्ट है कि मेडिसिन को प्रॉपर्ली स्टोर करिए। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो, उसमें मॉइस्चर वगैरह ना चला जाए या उसमें ज़्यादा गर्मी या ठंडी की वजह से दवाइयाँ ख़राब नहीं हो जाए, इसके लिए उनको प्रॉपर्ली स्टोर करिए। अगर कुछ दवाई ऐसी है जिनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, उसमें ऐसा है कि स्टोर इन कूल प्लेस, तो फ्रिज में रखिए। इंसुलिन वगैरह को खासकर फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो आप अगर अनप्लान्ड वे में कहीं भी दवा को कहीं भी पटक दिया तो उसमें एक तो ये इशू है कि वो बच्चों के हाथ में भी आ सकते हैं, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकेंडली आपके लिए भी वो कम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि एक इमरजेंसी किट आपके पास बना के रखिए। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड आपके पास ग्लूकागॉन इंजेक्शन किट भी होना चाहिए, आपके पास शुगर की या ग्लूकोज की गोली वाला भी उसमें पाउच होना चाहिए, और साथ में हार्ट अटैक से रिलेटेड जो मेडिसिन है या कोई और कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड या इमरजेंसी रिलेटेड जो मेडिसिन है वो आपकी किट में रहना चाहिए। ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उसकी दवाइयाँ भी साथ में रहना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने की दवाएं भी साथ में रहना चाहिए। तो उसमें आपको सिर्फ ग्लूकोज की गोली नहीं, ग्लूकागोन के इंजेक्शन भी आते हैं जो अनकॉन्शियस पेशेंट में असर करते हैं, वो भी अगर आप साथ में रखें तो आपको ज़्यादा सेफ रहेगा। आप घर पे उसको दे के फिर अगर हॉस्पिटल पहुंचते हो तो तब कंपेरेटिवली आपका टाइम लैप्स कम होगा और बॉडी को डैमेज कम होगा, जल्दी असर हो जाएगा और आपके पेशेंट को उतना पैनिक नहीं होगा हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जितना नॉर्मली आपको होगा अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा तो। नेक्स्ट है कि अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर मेडिसिन में आपको ये लिखा है कि वो मेडिसिन को खाने के पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, उसे प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। ज़्यादातर मेडिसिन को खाने के साथ लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेडिसिन को खाने के 30-40 मिनट के बाद जब शुगर लेवल पीक होता है, मेडिसिन का कर्व भी उसी साथ पीक करता है। इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन में रिकमेंडेड होता है कि खाना खाने के आधा घंटे के पहले उनको ले तो ज़्यादा इफेक्ट आता है, या खाने के साथ ले तो ज़्यादा इफेक्ट आता है। मेडिसिन खाने के बाद अगर आपने दवा खा लिया लेकिन अगर खाना मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी जब भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि उसके बाद आप खाना तुरंत खाएं, नहीं तो कई बार खाना मिस कर दिया तो शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। और मेडिसिन को खाने के साथ ले तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट अगर मेडिसिन को लेंगे तो उसमें रिएक्शन होने का चांस या साइड इफेक्ट्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स और इफेक्ट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि अगर बॉडी वाइब्रेट या चक्कर खाने लगे या कंपन होने लगे या आपको चक्कर आ रहे हैं या पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, भूख ज़्यादा बहुत लग रही है, कमजोरी बहुत अच्छी लग रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत आपको ग्लूकोज देना है। चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट यूजुअली बहुत देर में असर करती है, इसलिए उनको अवॉइड कीजिए। ग्लूकोज पाउडर या गोली रखें तो ज़्यादा जल्दी असर करेगा, ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपकी शुगर की गोलियाँ चल रही है और अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में मेडिसिन चल रही है, शुगर फ्लक्चुएट होने का अंदेशा है, तो वैसे केस में ड्राइविंग या हाई रिस्क एक्टिविटीज़ मत करिए या ऐसी मशीन्स को ऑपरेट मत करिए जिसमें जान का खतरा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने हाई डोज मेडिसिन ले ली, खाना खाया नहीं और उसके बाद आप ड्राइविंग करने को निकल गए, ड्राइविंग में आपने गाड़ी स्पीड करी और सडनली शुगर कम हो गया, आपको चक्कर आ गया, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसी चीज़ों को ध्यान रखिए कि ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, शुगर लेवल लो होने का अंदेशा है या आपको चक्कर वगैरह आने का अगर अंदेशा है, हाई डोज बीपी मेडिसिन भी अगर चल रहे हैं, तो वैसे केस में आपको कोई भी हेवी मशीनरी यूज़ नहीं करना है और बहुत अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करना है। ऐसे टाइम में आप गाड़ी में साथ में बैठ के अगर कोई और ड्राइव कर रहा है जाए तो चलेगा, पर आप खुद ड्राइव ना करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा, नहीं तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। कोई भी दवा का अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे चेहरा पे सूजन आ रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चकत्ते वगैरह पड़ रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स अगर हो रहे हैं तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब कभी भी इस तरह का साइड इफेक्ट हो तो मेडिसिन के लिए डॉक्टर को डिस्कस करना ज़रूरी है और मेडिसिन का डोज को चेंज करवाना ज़रूरी है। तो
तो आज कुछ कॉमन टिप्स के बारे में बात की जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का चांस थोड़ा कम रहे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग हमारे चैनल पे डिटेल वीडियोस नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं। इसको हेल्थ टिप्स की तरह आप फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, तो आपको सारी फैमिली और सारे रिलेटिव्स का बेनिफिट हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे अगर इनको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है टॉपिक वाइज, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, हार्ट फेलियर सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उस प्लेलिस्ट के लिंक को आप क्लिक कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। लिंक पर आप डायरेक्टली अगर जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड सारे टॉपिक पे जो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।